मैं अपने बाबूजी के कमरे के पास से गुजर रहा था। अचानक मेरे मन में आया कि क्यों ना बाबूजी के कमरे में चक्कर लगा जाऊं। बहुत दिन हो गए थे जब मैं आखिरी बार उनके कमरे में गया था। जब से मेरी शादी हुई है, मैं बाबूजी के साथ पहले की तरह समय नहीं बिता पाता। जब भी मुझे समय मिलता, मैं अपने पत्नी के साथ बाहर चला जाता। उस दिन बाबूजी कुछ दवाइयाँ लेने बाहर गए थे। मैं जैसे उनके कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि पूरा कमरा बहुत बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त था, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की कमरे की तरह। बाबूजी बूढ़े हो चले हैं और उनका स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है। उनके साथ वक्त बिताना तो दूर, मैं कई दिनों से उनका चेहरा भी नहीं देख पाता था। दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद मैं देर से घर लौटता और खाना खाकर सो जाता। सुबह उठकर फिर दफ्तर भाग जाता। मेरे पास बाबूजी के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। मैंने रिया को बुलाया और उससे पूछा कि बाबूजी का कमरा इस तरह क्यों बिखरा पड़ा है। रिया कमरे में आई और चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने फिर से पूछा कि तुम बाबूजी का ध्यान क्यों नहीं रख रही हो? क्यों? क्या मैं उन्हें समय पर खाना और दवाइयाँ नहीं दे रही हूँ? क्या इसे देखभाल करना नहीं कहते? मैंने उसे आगे कुछ नहीं कहा। मैं जानता था कि उसे कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह स्वभाव से बहुत जिद्दी है। मैंने प्यार की खातिर शादी की थी, इसलिए मुझे ये सब सहना पड़ रहा था। रिया रसोई में चली गई और मैंने चुपचाप बाबूजी का कमरा साफ करना शुरू कर दिया। कमरा साफ करते हुए मेरी नज़र मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। बाबूजी इस उम्र में डायरी का क्या कर रहे हैं? ये जानने की उत्सुकता बढ़ी कि उसमें क्या लिखा है। मैंने डायरी उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी डायरी। उन शब्दों को पढ़कर एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा, मुझे माँ की एक बहुत पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरी जान। बाबूजी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद वो पूरी तरह बदल गए। जब माँ का देहांत हुआ, तब मैं इतना छोटा था कि ठीक से पढ़ भी नहीं सकता था। उस समय बाबूजी पूरी तरह टूट गए थे। मैं और मेरी बहनों ने बहुत मुश्किलों से बाबूजी को इस दुख से बाहर निकाला था। हम 3 भाई बहन हैं। शालिनी दीदी और पूजा दीदी मुझसे बड़ी है और मैं सबसे छोटा हूँ। दोनों दीदियों की शादी 2 साल पहले हो चुकी है। तब से बाबूजी और मैं अकेले रहते थे। रिया और मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। बाबूजी बहुत पहले अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। मैंने अगला पन्ना पलटा। वहाँ माँ के लिए कई कविताएं लिखी थी। उन्हें पढ़कर मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। कुछ और पन्ने पलटने के बाद लिखा था, आज मेरे छोटे बेटे कबीर की शादी है। नहीं, अब वह छोटा नहीं रहा, बहुत बड़ा हो गया है। अब वह नौकरी करता है। कबीर ने अब जिम्मेदारियाँ उठाना सीख लिया है। आज उसकी शादी है। उसने जिस लड़की को पसंद किया, मैंने बिना देखे ही हाँ कह दिया। मैंने कभी अपने बच्चों की इच्छाओं को अधूरा नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने सब कुछ उनकी पसंद के मुताबिक ही किया। बहू बहुत प्यारी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे दोनों हमेशा खुश रहें। मैंने ऐसे ही कुछ और पन्ने पढ़े जिनमें सब कुछ मेरे ही बारे में लिखा था। अगला पन्ना पलटने पर मेरी आंखें ठहर गई। वहाँ लिखा था, मैं आज बहुत बीमार हूँ। मेरा शरीर भी दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। अब पहले की तरह कबीर के साथ रात का आसमान देखना नहीं हो पाता। चाय की दुकान पर बैठकर बाप बेटे की वो लंबी बातें अब बंद हो गई हैं। दिन भर घर में अकेले बैठे बैठे बहुत अजीब लगता है। इसलिए मैंने बहू से एक डायरी लाने को कहा था, लेकिन बहू ने मुझसे कहा, बाबूजी, इस उम्र में आप डायरी का क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत लिख लिया करूँगा। इतनी महंगी डायरी खरीदने के बजाय सस्ते दाम वाली कुछ कॉपियाँ खरीद लेना ही काफ़ी होगा। मैंने बिना कुछ कहे कॉपियाँ खरीदने के लिए पैसे ले लिए। अब मुझे बहू से पैसे मांगने में बहुत शर्म आती है। पिछले महीने जब मैंने दवा के पैसे मांगे तो मुझे बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी। उसने कहा, इतनी महंगी दवाइयाँ लेने से बेहतर है कि कम दाम वाली सस्ती दवाइयाँ ले ली जाए। मैं उस दिन भी चुप रहा। मैं किसी से क्या कहता? अगर मैं किसी को बताता तो लोग सोचते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वह अब मेरे बारे में नहीं सोचते। वह अपने घर और परिवार में व्यस्त हैं। मैं उनके सुंदर परिवार को और ख़राब नहीं करना चाहता। मैं बहुत सस्ती दवाइयाँ खा रहा हूँ जिनसे दर्द में कोई आराम नहीं मिलता। मैं अपने बेटे के साथ हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन बहू को मेरा होना बर्दाश्त नहीं है। मैं कुछ भी कहता हूँ तो वो चिढ़ जाती है। पीठ का दर्द बहुत बढ़ गया है। जब मैंने बहू से डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ पैसे मांगे तो उसने कहा कि यह सब सिर्फ नाटक है। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा।
मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए दवा के पैसों में से ही कटौती करने पर मजबूर हो गया। कल बहू ने मुझसे कहा कि मैं उनके परिवार पर एक बोझ हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊँगा। वहाँ से लौटने के बाद आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देखूंगा और कल वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। ये सब पढ़कर मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। जिस पिता ने मुझे कभी आँच नहीं आने दी, वह पिता आज हजारों तकलीफें सह रहा था। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं रिया जैसी लड़की का पति हूँ। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर में बाबूजी वापस आए और मुझे देखकर बोले, कबीर, मैंने एक फैसला किया है। क्या बाबूजी? मैं कल वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। क्या तुम दफ्तर जाते समय मुझे वहाँ छोड़ दोगे? ठीक है बाबूजी। इतना कहकर बाबूजी अपने कमरे में चले गए। उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। रिया ये सब सुनकर बहुत खुश थी। उसने मुझसे कहा, चलो अच्छा हुआ, लगता है बुढ़ा जल्दी ही यहाँ से चला जाएगा। तुम्हारा क्या कहना है कबीर? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। रात को मैंने रिया से कहा, सुनो, हम कल छुट्टियों में शिमला जा रहे हैं, तुम अपने कपड़े पैक कर लो। सच में? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच। वह खुशी खुशी खाना बनाने चली गई। बाबूजी ने बहुत दिनों से हमारे साथ खाना नहीं खाया था, लेकिन आज वह आए। रिया ने बाबूजी का पसंदीदा खाना बनाया था क्योंकि वह कल जाने वाले थे। बाबूजी ने चुपचाप खाना खाया और चले गए। मैं उनकी आंखों में छिपे आंसू देख सकता था। सुबह मैं तैयार हो गया। मैं, रिया और बाबूजी गाड़ी में बैठे। सबसे पहले हम रिया के मायके गए। मैंने रिया से कहा, तुम अपना बैग उठा लो और चलो, थोड़ी देर तुम्हारी माता पिता से मिल लेते हैं। लेकिन बैग क्यों? अरे चलो तो सही। हम रिया के घर पहुंचे। बाबूजी भी साथ थे। मैं उन्हें भी अंदर ले आया। हम सब सोफे पर बैठे थे। रिया के माता पिता ने हमें देखा और कहा, क्या बात है दामाद जी, इस समय यहाँ? हाँ, मैं आपकी अमानत आपको वापस लौटाने आया हूँ। हमारी अमानत? हाँ, मतलब मेरी पत्नी। रिया ने पास से चिल्लाकर कहा, तुम ये क्या कह रहे हो कबीर? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और सुन लो, तुम्हारी जैसी लड़की को पत्नी बनाकर रखने से बेहतर है कि मैं पूरी ज़िंदगी कंवारा रहूँ। मैं बहुत जल्द तलाक का नोटिस भेज दूंगा, तुम्हारे सारे पैसों के साथ। बाबूजी ने मेरे पास आकर मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, शर्म करो कबीर, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? क्या कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करता है? समधी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसे समझाता हूँ। रिया के भाई और माँ ने बिना कुछ समझे कहा, अंकल, कबीर, बात क्या है, हमें बताइए तो सही। शायद बाबूजी को सब समझ आ गया था। मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी, आप जाकर गाड़ी में बैठिए, मैं आता हूँ। बाबूजी जाने को तैयार नहीं थे, तो मैंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना आप गाड़ी में बैठिए। बाबूजी चले गए। फिर रिया के पिता ने पूछा, दामाद जी, आखिर बात क्या है? मेरी बेटी से क्या गलती हुई है? रिया रोते हुए बोली, कबीर, मैंने क्या किया है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चुप रहो, एकदम चुप। तुम्हारी जैसी लड़की के मुंह से प्यार शब्द सुनकर मुझे नफरत होती है। और हाँ, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? जिस पिता ने मुझे इतनी मुश्किलों से पाला, हजारों दुख सहे और मुझे एक इंसान बनाया, अपने सारे दर्द छिपाकर हमारी खुशियों के लिए लड़े, आपकी बेटी उस पिता को बोझ कहती है? पिता शब्द का मतलब क्या होता है आपकी बेटी को ये नहीं पता। इसे तमीज़ सिखाइए। और आप सब भी सुन लीजिए, मेरे बाबूजी मेरे लिए दुनिया में सबसे ऊपर है। वह मेरे लिए सबसे कीमती और सबसे प्यारे हैं। रिया ने मुझे गले लगाने की कोशिश की और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो कबीर, मुझसे गलती हो गई। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने मेरे पिता को तड़पाया है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे पैरों के पास भी नहीं। मैं वहाँ से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठ गया। बाबूजी ने मुझसे पूछा, कबीर, बहू कहाँ है? वह आज नहीं आएगी बाबूजी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समय देना भूल गया था। आप ही मेरे सब कुछ है। अब मैं और मेरे बाबूजी एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे हैं और पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं बाबूजी की आंखों में खुशी की एक साफ झलक देख सकता हूँ। वह बहुत दिनों बाद खुलकर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने लंबे समय से उनका ऐसा हंसता हुआ चेहरा नहीं देखा था। उन्हें खुश देखकर मेरे दिल में सुकून का एक तूफान सा उड़ रहा है। मेरे बाबूजी अब ठीक हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबूजी, बहुत प्यार। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।